हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन। और इसमें स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे कि निषेचन और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। देखिए, आवर्तबीजी पादपों में ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये लोग अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि पहले निषेचन होता क्या है, तो नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन या संलयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन की प्रक्रिया। इसमें जो नर युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, जो मादा युग्मक होते हैं वो भी अगुणित होते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर ने किया था 1884 ईस्वी में। इन्होंने निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन लीलियम नामक पादप पे किया था। निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न चरणों को देखना होगा। तो आइए देखते हैं। पहले क्या होता है कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, तो उसके प्रारंभिक चरण में परागकण जो है वो परागण की प्रक्रिया के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। मतलब यह है कि जो परागकण परागकोश के अंदर होते हैं वो स्फुटित हो जाते हैं, और स्फुटित होकर विभिन्न माध्यमों से होते हुए वो परागण की प्रक्रिया के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। वृत्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में क्या होता है, कुछ समय के पश्चात में जो परागकण होते हैं उनमें से पराग नलिका का जो अंकुरण है वो प्रारंभ हो जाता है। पराग नलिका के अंकुरण के पश्चात में क्या होता है, जो पराग नलिका होती है वो वृद्धि करती है। ठीक है, क्योंकि वो वृद्धि करेगी तभी जाके वहाँ पे पहुँचेगी, मादा युग्मक से मिल पाएगी। तो जो पराग नलिका होती है उसकी जो वृद्धि होती है वो एक दिशी होती है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में होती है, तथा रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो एक दिशी होती है, मतलब सिर्फ एक दिशा में होगी, प्लस रसायन अनुवर्ती होती है, मतलब विशेष प्रकार के रसायनों के द्वारा नियंत्रित होती है। आगे जैसे ही वृद्धि होती है तो ये पहुंच जाती है वृत्तिका में। अब वृत्तिका जो है वो तो ठोस होती है, तो जब ठोस होती है तो उसको मार्ग कैसे मिलेगा। इसके लिए क्या होता है कि वृत्तिका के जो केंद्रीय भाग होते हैं उनमें जो है जो ऊतक उपस्थित होते हैं वो पैक्टिनेज एंजाइम का स्राव करते हैं। ठीक है, जो वृत्तिका होती है उसमें केंद्रीय भाग के जो ऊतक होते हैं वो पैक्टिनेज एंजाइम का स्राव करते हैं, जिससे उसके सेंटर में एक रास्ता बन जाता है, जिससे उस रास्ते से होते हुए पराग नलिका जो है वो वृद्धि करती रहती है। वृद्धि करते हुए पराग नलिका जो है धीरे 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 बीजांड तक पहुंच जाती है। जब बीजांड के पास में पहुंच जाती है तब उसको बीजांड में प्रवेश करना होता है। तो बीजांड में प्रवेश करने के आधार पर जो है 3 तरह के प्रवेश द्वार होते हैं। सबसे पहला जो प्रवेश होता है उसको हम लोग बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो। जब पराग नलिका जो है वो बीजांड द्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। उसके बाद में दूसरे प्रकार का प्रवेश होता है जिसे हम लोग निभागी प्रवेश बोलते हैं। जैसे कैजुराइना है या बिटुला जैसे कुछ पादप हैं, इनमें जो पराग नलिका होती है वो बीजांड में निभाग भाग से प्रवेश करती है, इसे हम लोग निभागी प्रवेश कहते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है आपका अध्यावरणीय प्रवेश। जैसे कुकुरबिटा है, पॉपुलस है, ऐसे पादपों में जो पराग नलिका होती है वो बीजांड के अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है, इसे हम लोग अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। अब देखिए उसके बाद में होगा क्या, ये जो पराग नलिका जो है वृद्धि करके बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसके बाद में ये सीधे पहुंचती है भ्रूणकोश के पास में। अब जो भ्रूणकोश होता है, तो आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो हमारा भ्रूणकोश होता है उस भ्रूणकोश में नीचे की तरफ अंड समुच्चय पाया जाता है। अंड समुच्चय में सबसे नीचे की तरफ बीजांड द्वार की तरफ 2 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। अब क्या होगा, जो सहायक कोशिकाएं हैं उसमें तंतुमय समुच्चय एक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं जो होती हैं वो विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करती है। ये रसायन जो है वो पराग नलिका को सहायक कोशिका की तरफ आकर्षित करते हैं। अब देखिए इस रसायन से जो पराग नलिका है वो आकर्षित हो जाती है, तो आकर्षित होकर कहाँ जाएगी, आकर्षित होकर वो किसी एक जो है सहायक कोशिका की तरफ चली जाती है, और
उस सहायक कोशिका के द्वारा परागकोश में प्रवेश कर जाती है तथा क्या होता है कि जो परागनलिका होती है वो अपने पदार्थ को सहायक कोशिका में छोड़ देती है और मुक्त कर देती है। इस प्रकार से दोनों सहायक कोशिकाएं कुछ समय के पश्चात में डिजेनरेट या अपहासित हो जाती हैं। अब एक बार स्टूडेंट देख लीजिए, ये तीनों डायग्राम हैं। एक तो आप देख लीजिए पहले तो भ्रूणकोश का डायग्राम, दूसरा देख लीजिएगा पूरा ये परिपक्व जो है वो आपका नर युग्मकोद्भिद, और उसके बाद में देखिए तंतु समुच्चय। ये तीनों डायग्राम एक बार देख लीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं आगे की प्रक्रिया। अब आगे देखिए डायग्रामों के आधार पर आपने ये देखा कि जो हमारा नर युग्मकोद्भिद था उसमें दो जो है नर युग्मक पाए जाते थे और इसी तरह से तंतुमय समुच्चय होता था। तो अब देखिए क्या होगा, जो एक नर युग्मक होगा वो क्या करेगा, जो अंड कोशिका होगी उससे संलयन कर लेगा। जब उससे संलयन कर लेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक निषेचन, और इस निषेचन के बाद में जो है वो युग्मनज का निर्माण होता है। उसके पश्चात में दूसरा जो नर युग्मक होता है वो भ्रूणकोश के द्वितीयक केंद्रक से त्रिसंलयन करता है। इसे हम लोग त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसके द्वारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है और आगे चलकर यही जो है भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए निषेचन की प्रक्रिया में दो चीज़ें हुई। एक तो हुआ था युग्मक संलयन, दूसरा हुआ त्रिसंलयन। तो जहाँ पर युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित रूप से होते हैं तो ऐसे निषेचन को हम लोग द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। आगे देखिए क्या होगा कि जो हमारा भ्रूणकोश था उस भ्रूणकोश में दोहरा निषेचन हुआ। अब बात ये आती है कि जो दोहरा निषेचन हुआ उसके पश्चात जो है वो भ्रूणकोश में क्या परिवर्तन होंगे। तो ये देखिए जो भ्रूणकोश में सबसे पहला तो जो हुआ था युग्मक संलयन होता था। युग्मक संलयन के फलस्वरूप जो है भ्रूणकोश में क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा और युग्मनज जो है वो आगे चल के भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से जो द्वितीय निषेचन हुआ था, मतलब जो त्रिसंलयन हुआ था, उस त्रिसंलयन में जो है वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हुआ था जिससे भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। तो ये परिवर्तन हो जाएंगे। जो हमारा भ्रूणकोश जो है वो 7 कोशिकी और 8 केंद्रीय थी, उसमें निषेचन के पश्चात में क्या बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूणपोष बनता है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आवर्तबीजी पादपों में निषेचन। स्पेशली हम लोग पढ़ रहे थे दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन क्या होता है हमने आपको बता दिया। दोहरा निषेचन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अब एक टॉपिक रह गया है, खाली आप वो समझ लीजिए कि दोहरे निषेचन का जो महत्व है वो क्या है। देखिए अगर हम लोग महत्व की बात करें तो आपने जैसा कि देखा है कि दोहरे निषेचन के पश्चात जो है वो भ्रूण का निर्माण होता है तथा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो जो भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है, वो विकासशील भ्रूण को जो है वो पोषण प्रदान करता है। अगर तो भ्रूणपोष नहीं होगा तो क्या है, विकासशील भ्रूण का पोषण भी नहीं हो पाता है। इसी के द्वारा जो बीजों के जीवन की जो क्षमता होती है उसमें जो युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन दोनों आवश्यक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके जीवन द्रव्य का पुनर्विन्यास तथा नवीनीकरण होता रहता है। तो ये कुछ महत्व हैं जो द्विनिषेचन के होते हैं, जिसके लिए आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से RR साइंस हब चैनल में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणपोष के प्रकार और भ्रूण का परिवर्धन।